हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 दैट्स अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन के ही कंपाउंड्स की इतना अलग से चैप्टर क्यों बनाया गया है? बिकॉज कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्मेशन पॉसिबल है कि जिसमें से हम मेडिसिन बना सकते हैं, राइट, ड्रग्स बना सकते हैं, इवन उसके अंदर से हम बना सकते हैं डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स, पॉलीमर्स बन सकते हैं। तो ये सारे मैक्सिमम कंपाउंड्स जो है वो सारे कार्बन कंटेनिंग होते हैं, इसीलिए उसका पूरा चैप्टर अलग से दिया गया है, राइट। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप आगे साइंस भी ले रहे हो तो 11th-12th साइंस के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएगा। ओके, तो बॉन्डिंग इन कार्बन। बॉन्डिंग इन कार्बन के लिए हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन में। तो कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। सो फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाएंगे 2 और सेकेंड ऑर्बिट में आ जाएंगे 4। सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। फॉर दैट उसको क्या चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन वो तो गेन भी कर सकता है या तो 4 इलेक्ट्रॉन वो लूज भी कर सकता है, राइट। तो या तो अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ले लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा 4-, और अगर उसने वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा 4+। तो कार्बन की दोनों वैलेंसी हो सकती है बट एक्चुअल में एक भी नहीं है, क्योंकि वो ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ लूज कर सकता है। इसीलिए वो ना ही आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। वो क्या बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। कार्बन की कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? वो फर्स्ट पॉइंट, बॉन्डिंग इन कार्बन इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं उसका यहाँ पे रीजन, द मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स है वो सारे ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, बट ग्रेफाइट कर सकता है। क्यों कर सकता है? बिकॉज ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर उस तरीके से है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, जो अभी हमने देखा। टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, मतलब 18 ग्रुप के एलिमेंट की तरह उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अचीव करने के लिए, लास्ट मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन अचीव करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या तो इलेक्ट्रॉन वो लूज भी कर सकता है। कैन फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स और शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स। मतलब या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करे या तो इलेक्ट्रॉन गेन करे या तो फिर वो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर दे। 3 ऑप्शंस है। In the case of carbon, it has 4 electrons in its outer shell. लास्ट मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्या कर सकता है? या तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे या तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स इज डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स। अभी ये पॉइंट क्या है? वो अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए, कार्बन की बात करें तो कार्बन के सेंटर में, मतलब न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे? 6 प्रोटॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स भी होते हैं। और फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकेंड में 4। अगर उसने 4 और इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो उसके आउटर मोस्ट में हो जाएंगे 8। एक साइड 6 प्रोटॉन्स है और एक साइड टोटल मिला के 8 और 2 मिला के 10 इलेक्ट्रॉन्स है। प्रोटॉन की उतनी कैपेसिटी नहीं है 6 प्रोटॉन की कि 10 इलेक्ट्रॉन को वो होल्ड ऑन कर पाए, इसीलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाता। सेकेंड ऑप्शन, लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। कोई भी कंपाउंड के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको एनर्जी देनी पड़ती है। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया और उसको एनर्जी दी। कार्बन में सेंटर में जैसे अभी देखा 6 प्रोटॉन्स है, तो उसके आउटर मोस्ट में कितने? 2 और 4। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे? 5। तो प्रोटॉन का पावर बढ़ गया, क्योंकि वो तो 6 है तो 5 हाइड्रोजन को, 5 इलेक्ट्रॉन को वो अच्छे से ज्यादा पकड़ के रखेगा। अगर मैंने सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बचे 4। प्रोटॉन का पावर और भी ज्यादा बढ़ गया, वो 4 इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ के रखेगा। और एक मैंने निकाल दिया, हो गए 3। डबल प्रोटॉन्स कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका पावर डबल हो चुका है। तो वो फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकता नहीं है, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल भी नहीं सक रहा और ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है। तो वो क्या करेगा फिर? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। The loss of 4 electrons require large amount of energy. Carbon overcomes this problem by sharing its valence electrons with the other atoms of carbon or with other elements.
वो खुद के साथ कार्बन कार्बन के साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है और कार्बन और एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। ओके, तो यही हमने दिखाया यहाँ पे किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है। चलो सिंपलेस्ट एग्जांपल ले ले, जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के अंदर, जस्ट अ मिनट, ओके, तो हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक, उसको स्टेबिलाईज होने के कितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे, और एक चाहिए। तो हम उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे लास्ट में जो ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके उस साथ में डिनोट कर रही हूँ। दूसरा हाइड्रोजन है, उसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिर्फ एक। दिस इज जस्ट एन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, हम डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और क्रॉस से भी कर सकते हैं। ये हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, उसका ये जो इलेक्ट्रॉन है वो खुद के पास भी रखेगा और इसको भी देगा, मतलब इसके साथ क्या कर रहा है, उसका शेयरिंग कर रहा है। सेम ये हाइड्रोजन भी क्या करेगा, उसके एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा। मतलब टोटल दोनों ही हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आए शेयरिंग में, दो इलेक्ट्रॉन्स। दो इलेक्ट्रॉन जब शेयरिंग में आएंगे तो बॉन्ड कितना बनेगा, एक बॉन्ड, मतलब दो हाइड्रोजन के बॉन्ड में बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जाएंगे उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड के नंबर्स बनेंगे। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल होते हैं 8। आपको एटलीस्ट 1 to 20 एलिमेंट्स विद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में हो जाएंगे 2 और सेकेंड ऑर्बिट में हो जाएंगे 6। जो लास्ट मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है जिसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन के ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसे अगर मैं रिप्रेजेंट करूं ऑक्सीजन के ऊपर, तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, हो गए 6। सेम मेरे पास ऐसा दूसरा भी ऑक्सीजन है, उसके पास भी कितने हैं, 6, जिसे मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। दिस जस्ट एन एग्जांपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए स्टेबलाइज होने के लिए, सेकेंड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और चाहिए उसको, ताकि टोटल हो जाए 8। तो उसको भी 2 चाहिए और इसको भी 2 चाहिए। तो ये क्या करेगा, उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स खुद के पास तो है ही, इसके साथ करेगा वो शेयरिंग। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अभी इसके भी हो गए और इसके भी हो गए। तो मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसके साथ जाए तो ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। सेम वे ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा ये वाले ऑक्सीजन के साथ। तो ये हो गया उसका शेयरिंग। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, इसने भी 2 किया, इसने भी, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड फॉर्मेशन बनेगा, दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन से और एक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो 2 ऑक्सीजन के बीच में आप देखोगे तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, विच इज नोन एज डबल बॉन्ड। दिस इज नोन एज सिंगल बॉन्ड एंड दिस इज नोन एज डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, वन मोर एग्जांपल जिसमें ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ट्रिपल बॉन्ड कैसे, नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7। तो फर्स्ट ऑर्बिट में हो जाएंगे 2 और सेकेंड ऑर्बिट में हो जाएंगे 5। नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन को अगर मैं उसके ऊपर डॉट से रिप्रेजेंट करूं तो 1 2 3 4 5। दूसरे नाइट्रोजन के पास भी उतने ही 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 5 है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको और 3 कम पड़ रहे, दोनों को 3 3 कम पड़ रहे। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ये नाइट्रोजन खुद के पास भी रखे और इसको भी दे दे तो ये नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट। सेम वे ये 3 इलेक्ट्रॉन खुद के पास भी रख रहा है, इसको भी दे रहा है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, 6। ये 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड एंड थर्ड बॉन्ड। तो नाइट्रोजन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट। दे ऑल आर नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग को अगर सिंपल लैंग्वेज में सब आपको समझना है तो फ्रेंड्स के एक एग्जांपल के तौर पे भी समझ सकते हो। जैसे कि 2 फ्रेंड्स हैं, दोनों फ्रेंड्स काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे के साथ एवरीथिंग वो लोग एक्सचेंज करते हैं, वो शेयरिंग करते हैं। दोनों के पास अगर चॉकलेट प्रेजेंट है, राइट नाउ एक के पास है डेयरी मिल्क और एक के पास है 5 स्टार। तो दोनों को दोनों चॉकलेट खानी है, खाते भी है वो लोग। क्यों, क्या करेंगे, जो 5 स्टार जिसके पास है वो आधी खाएगा, आधी उसके फ्रेंड को देगा।
सेम वे डेयरी मिल्क वाला क्या करेगा, उसके पास आधी डेयरी मिल्क खाएगा, उससे आधी उसके फ्रेंड को देगा। मतलब दोनों ने दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों चॉकलेट्स खाए भी और दोनों ने एक दूसरे को दिए भी, मतलब शेयरिंग भी किया, खुद के पास भी रखा। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड, राइट? ओके, next, what is meaning of covalent bond? Definition: the bonds which are formed by sharing of electron pair between two atoms are known as covalent bond. दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, शेयरिंग दोनों साइड से होना चाहिए, मतलब दो एलिमेंट्स है कोई भी, तो ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तब जाके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। मीथेन, सिंपल एग्जांपल ले लो, मीथेन। मीथेन इज अ सिंपलेस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसे हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। मीथेन का फॉर्मूला है मीथेन का फॉर्मूला है CH4। ठीक है, किस तरीके से ये कंपाउंड बना होगा वो भी देख लेंगे। कार्बन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर मैं कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करूं, 1 2 3 एंड 4। हाइड्रोजन का अभी हमने देखा था, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओनली 1। सो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फर्स्ट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे मेरे पास 4 हाइड्रोजन्स है, चारों हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, कार्बन के पास 4 है, तो उसको तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 चाहिए, बट हाइड्रोजन में लास्ट मोस्ट में सिर्फ एक है और फर्स्ट ऑर्बिट को कंप्लीटली फिल्ड होने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो रिक्वायर्ड ओनली 1। सो ये हाइड्रोजन, ये कार्बन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग दूसरे हाइड्रोजन के साथ, तीसरे के साथ और फोर्थ वाले के साथ। तो ये कार्बन के ये सारे ही इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, राइट? सो ये कंपाउंड को हम 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, दैट डजंट मीन कि एक साथ 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, दो एटम्स के बीच में अलग अलग एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। सो इसे क्या बोलेंगे, 4 सिंगल बॉन्ड्स, ऑल आर सिंगल बॉन्ड्स, राइट? मतलब दो एटम्स के बीच में, अगर कोई भी दो एटम्स है उसके बीच में अगर इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, तभी उसको डबल बॉन्ड बोलेंगे, या फिर उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को। यहाँ पे ऐसा नहीं है, कार्बन ने हर एक हाइड्रोजन के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया हुआ है, तो यहाँ पे सारे ही बॉन्ड्स कौन से हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन। Widely used as a fuel and is a major component of a biogas and a compressed natural gas. CNG के अंदर जो व्हीकल्स वगैरह में हम डालते हैं वो क्या है, मीथेन। कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट मतलब उसकी वैलेंसी कितनी है, 4, उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, और कितने कम पड़ रहे हैं, 4, बिकॉज इट हैज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, उसकी वैलेंसी कितनी है, 4। क्या नेक्स्ट इज अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है। कोवेलेंट कंपाउंड्स एग्जिबिट वीक फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं होता है जितना आयोनिक बॉन्ड में होता है, बिकॉज आयोनिक बॉन्ड्स आर मेड अप फ्रॉम पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हमने आगे पढ़ा था, तो उसमें क्या है कि एक एलिमेंट ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और सेकेंड एलिमेंट ऐसा है जो वही इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, राइट? मतलब टोटली इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया है, सो वो बन गया है पॉजिटिव चार्ज, दूसरे एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन ले लिया है, वो बन गया नेगेटिव चार्ज, तो वो टोटली अलग तरीके से काम करता है। कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, शेयरिंग किया है मतलब क्या कि दिया है उसको पर उसके खुद के पास भी है, राइट? उसने पूरा इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है। ओके, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कंपेयर टू आयोनिक बॉन्ड की कंपैरिजन की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसका थोड़ा कम आएगा। नो चार्ज पार्टिकल्स आर फाउंड, उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होते एलिमेंट्स के ऊपर, जैसे कि आयोनिक बॉन्ड में, जैसे कि NaCl ले लो तो Na+ NCl-, ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पा रही है बिकॉज वो पॉजिटिव नेगेटिव आयन फॉर्मेशन नहीं करते, बट दे आर एन एक्सेप्शंस। कौन सा एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट, इट इज ओनली मेड अप ऑफ कार्बन बट स्टिल इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन।
कार्बन के एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? द कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम्स, कार्बन के अलावा उसके अंदर कुछ भी नहीं है, इवन दो देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन उसके पॉसिबल है। सिंपल एग्जांपल से समझे तो डायमंड है हमारे पास और हमारे पास ग्रेफाइट मतलब पेंसिल की जो नीब होती है वो, राइट। पेंसिल की नीब जो है वो इजीली ब्रेकेबल है, उससे हम नोटबुक में लिखते हैं तो इजीली हम राइट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पेज फटता नहीं है। वही चीज अगर मैं डायमंड से करने जाऊं तो मेरा पेज फट जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट इजीली ब्रेकेबल ऑल्सो, राइट। दोनों में वास्ट डिफरेंस है, बट बोथ आर ओनली एंड ओनली मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स। बट स्टिल इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर। तो हम स्ट्रक्चर देखें, प्रॉपर्टीज देखें। डायमंड का स्ट्रक्चर आप खुद ही देख रहे हो कितना कॉम्प्लिकेट स्ट्रक्चर है। उसमें आप देखोगे कोई भी एक कार्बन उठा लो, जैसे कि मैंने ये वाला कार्बन उठाया तो उसके साथ और 4 कार्बन के एटम्स जुड़े हुए हैं, राइट। डायमंड की प्रॉपर्टीज वेरी हार्ड, जो हमें पता ही है। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यूजेस कहाँ पे होता है? इंडस्ट्रियल कटिंग टूल्स, इंडस्ट्रीज के अंदर कटिंग टूल्स बनाने के लिए जिसका यूज किया जाता है। टूल्स को कट करने के लिए भी, बिकॉज उसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा है, राइट। ज्वेलरी एंड जेम मेकिंग, वो तो हमें पता ही है, स्टोन्स वगैरह बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। सेकेंड वन इज अबाउट ग्रेफाइट। अगर ग्रेफाइट की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर काफी डिफरेंट है कंपेयर टू डायमंड। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कोई भी एक कार्बन उठा लो, जैसे कि मैं ये कार्बन ले तो उसके साथ और कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? 3 कार्बन। ग्रेफाइट एक कार्बन और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, फोर्थ वाला खाली है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ग्रेफाइट में ऐसा नहीं था, उसको एक्चुअली उसका स्ट्रक्चर कैसा है? नेटवर्क सॉलिड, और ऊपर से एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ भी है। और आप ये भी देख रहे हो कि ये एक ऐसे पूरा एक प्लेन है, नीचे भी और एक प्लेन है, और ये 2 प्लेन एक दूसरे के साथ डॉटेड लाइन से जुड़े हुए हैं, मतलब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। इतना वीक है कि जब उसको आप लिखते हो उसको फ्रिक्शन मिलता है और ये वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, तभी तो आप पेंसिल से इजीली राइटिंग कर सकते हो। स्मूथ एंड स्लिपरी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पेंसिल लीड ले लो या फिर ल्यूब्रिकेंट। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ ल्यूब्रिकेंट? ल्यूब्रिकेंट क्या होता है? जैसे कि सिंपल बोलो तो साइकिलिंग वगैरह जो भी करता हो, साइकिल के जो हैंडल्स वगैरह होते हैं, या फिर आप देख लो तो उसकी जो चेन वगैरह होती है उसको रस्टिंग हो जाता है या फिर उसको फ्रिक्शन होता है, एंड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन उसमें से आवाज आती है। या फिर डोर देख लो, डोर में से कभी कभी आवाज आती है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन ना हो उसके लिए हम वहां पे या तो ग्रीस लगा सकते हैं या ऑयलिंग करते हैं, दैट सब्सटेंस इज नोन एज ल्यूब्रिकेंट। तो सेम ये भी एज अ ल्यूब्रिकेंट काम किया जाता है, बट नॉट इन अ हाउस होल्ड पर्पज, वो इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। नेक्स्ट कार्बन कंपाउंड मतलब आइसोटोप ऑफ कार्बन इज फुलरीन्स। अभी फुलरीन्स की बात करें तो वो है क्या, कैसा दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर? जस्ट लाइक अ बॉल। कौन से टाइप का बॉल? फुटबॉल। फुटबॉल में स्ट्रक्चर होता कैसा है? आप देख रहे हो यहाँ पे स्ट्रक्चर जिसमें 6 कार्बन की रिंग बनाई है, उसके साथ 5 कार्बन की रिंग जुड़ी हुई है, वापस से 6 कार्बन की रिंग, 5 कार्बन की रिंग, 6 कार्बन की रिंग, 5 कार्बन की रिंग और 6 कार्बन की रिंग। और ऐसे ये चीज रिपीट होके पूरा ऐसे बॉल जैसा बन गया, और एग्जैक्टली ऐसी ही अरेंजमेंट फुटबॉल की भी होती है। ये जो भी एलिमेंट्स ब्लू कलर के दिखाए वो सारे क्या है? कार्बन्स। इनिशियल डिस्कवरी ऑफ फुलेरिन इज C60, मतलब 60 कार्बन से बना हुआ कोई पूरा स्ट्रक्चर है, जिसे और कौन से नाम से जाना जाता है? बकमिंस्ट्रल फुलेरिन भी कहते हैं। Versatile nature of carbon. Now what is meaning of versatile nature? Versatile nature of carbon, it is attributed to an ability to form a large number of compounds due to following characteristics. कार्बन ऐसा है पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ओनली एलिमेंट ऐसा है जो हर एक एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, खुद के साथ भी कर सकता है, दूसरे एटम्स के साथ भी कर सकता है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन भी कर सकता है और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन भी कर सकता है, राइट। जैसे कि कैटेनेशन, विच इज जस्ट अ मिनट,
The first one is catenation, which is most IMP. Carbon has a unique ability to form a long chain. कार्बन ऐसे जुड़ के बहुत सारी लॉन्ग चेन बन सकती है, राइट. सेकेंड, ब्रांच स्ट्रक्चर्स. ब्रांच्ड मतलब ऐसे लॉन्ग चेन के अंदर बीच बीच में भी कार्बन जुड़े हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल. रिंग फॉर्मेशन, पूरा ऐसे कार्बन की चेन जुड़ जाए, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल. कंट्रीब्यूटिंग टू द डाइवर्सिटी ऑफ अ कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, मतलब वो इतने ज्यादा कार्बन के अलग अलग कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकता है ऐसे कि अनबिलीवेबल है कि आप कोई कंपाउंड आपको दिया जाए तो वो कोई अलग ही हो सकता है, आपने कितना भी पढ़ा हो, राइट. दैट पॉसिबल. टेट्रावैलेंसी. कार्बन हैज अ 4 वैलेंसी बॉन्ड विद वेरियस अदर एटम्स इंक्लूडिंग इटसेल्फ. कार्बन खुद के साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और भी एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा. ये जो प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से वो कैसा है, वर्सेटाइल. वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है, जैसे कि वर्सेटाइल सिंगर है, कोई सिंगर वर्सेटाइल का मतलब वो हर एक टाइप के अलग अलग सॉन्ग गा सकता है. फोक सॉन्ग ले लो या फिर स्लो वाला कोई हो लो या फिर कोई इमोशनल वाला ले लो, कोई भी हो, बट वो सारे ही सॉन्ग्स अगर गा सकता है, मतलब वो कैसा है, वर्सेटाइल सिंगर. सेम कार्बन इज ऑल्सो वर्सेटाइल बिकॉज वो हर एक एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, खुद के साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन करके लॉन्ग चेन फॉर्मेशन कर सकता है, उसके अंदर ब्रांचिंग भी आ सकती है, वो रिंग फॉर्मेशन भी कर सकता है और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन भी कर सकता है. नेक्स्ट इज अबाउट saturated carbon compounds, saturated carbon compounds and unsaturated carbon compounds. डिफरेंस क्या है, saturated carbon compounds, unsaturated carbon compounds. अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, कार्बन जुड़ा होगा बाकी के 3 हाइड्रोजन के साथ, ये वाला कार्बन भी जुड़ा है सिंगल बॉन्ड के साथ, राइट. तो हर एक जगह पे वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है. दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, लिंक्ड ओनली बाय द सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स. नॉट वेरी रिएक्टिव, क्योंकि वो इजीली रिएक्शन नहीं दे पाएगा. क्यों नहीं दे पाएगा, बिकॉज सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इजीली ब्रेकेबल बॉन्ड नहीं होता. एग्जाम्पल्स आर अल्केन्स. नाउ व्हाट इज अल्केन, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे. अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अगर वहीं पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया या ट्रिपल बॉन्ड आ गया और कार्बन अटैच विद अदर एलिमेंट विद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जैसे नाइट्रोजन के साथ वो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, तो ये सारे कंपाउंड्स हो जाएंगे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स. वेरी रिएक्टिव, अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड वाला जो बॉन्ड है, सेकेंड वाला बॉन्ड, वो ब्रेक करना काफी ईजी है. अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है तो वो 2 बॉन्ड ब्रेक करना काफी ईजी है. सिंगल बॉन्ड ब्रेकेबल नहीं होता है इजीली, बट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इजीली ब्रेकेबल है, तो रिएक्टिविटी भी उसकी ज्यादा हो जाएगी. जिसके एग्जांपल्स है अल्कीन एंड अल्काइन, वो भी हम पढ़ेंगे आगे. ओके, सो दिस इज द पॉइंट जो मैंने अभी बोला. अल्केन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे. IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. IUPAC मतलब क्या, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ये एक यूनियन है जिन्होंने डिसाइड किया है कि IUPAC नेम कैसे लिखे जाएंगे. हर एक जगह पे वो नेम ओवरऑल वर्ल्ड सेम होने चाहिए. अगर यहाँ पे इंडियन साइंटिस्ट ने कुछ नया ढूंढा ऑर्गेनिक कंपाउंड और उन्होंने खुद से नेम दे दिया, तो बाहर कैसे पता चलेगा, US में जाओगे तो कैसे पता चलेगा उनको कि भाई किस तरीके से ये नेम आया. तो हर एक साइंटिस्ट ने मिलके एक यूनियन बनाया और उन्होंने डिसाइड किया है देयर आर सम रूल्स टू कि हम वो कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम कैसे देंगे, राइट, विच इज नोन एज IUPAC नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर में आपको पता होने चाहिए इतने कंपाउंड्स, उसमें से भी हमें कौन से पता होने चाहिए, वो हम लिख के थोड़ा प्रैक्टिस सही से समझेंगे. जस्ट अ मिनट. यहाँ पे अगर लिख के मैं बताऊं कंपाउंड्स कौन कौन से है अल्केन की सीरीज, तो पहले हम बात करें अल्केन की. अल्केन्स मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स विच हैज ओनली सिंगल बॉन्ड. तो फर्स्ट वन इज सिंगल कार्बन एटम, तो कितनों के साथ जुड़ेगा, 4 के साथ. अगर उसके साथ 4 हाइड्रोजन है तो इसका नेम हो जाएगा, शॉर्ट में कैसे लिखेंगे उसको, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, विच इज नोन एज मीथेन. सेकेंड वन, अगर कार्बन की 2 कार्बन की चेन हुई तो अभी ये कार्बन के साथ ऑलरेडी एक बॉन्ड तो हो चुका, कार्बन के साथ टोटल कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4.
तो बाकी के मैं क्या ऐड करूं, 3 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन। तो फॉर्मूला हो गया टोटल कार्बन कितने, 2, और टोटल हाइड्रोजन कितने, 3 और 3 6। दिस इज नोन एज इथेन, 2 कार्बन की चेन। सेम वैसे ही अगर मैंने 3 कार्बन लिए और इसके साथ सिंगल बॉन्ड तो ऑलरेडी है, तो इसके साथ और मुझे 3 हाइड्रोजन ऐड करने हैं, यहाँ पे मुझे और 2 ऐड करने हैं, यहाँ पे एक बॉन्ड है तो और 3 ऐड करने हैं। मतलब टोटल बॉन्ड होने चाहिए आपके 4 से ज्यादा कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता। मतलब शॉर्ट में लिखने जाए तो ये वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, बीच वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, लास्ट वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। 3 कार्बन की ये जो चेन बनेगी जिसका नेम क्या है, प्रोपेन। ठीक है, तो ऐसे ही आगे आगे बढ़ता जाएगा और हमें डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स मिलेंगे। आल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या है, आल्केन्स का अगर जनरल फॉर्मूला याद करना है तो CnH2n+2। आप कोई भी फॉर्मूला में लगा दो वो सही होगा। अगर मैंने कार्बन की क्वांटिटी 2 ले ली तो यहाँ पे अगर मैं 2 लिख दिया तो 2 2 4, 4 + 2 6 के साथ मैच हो जाएगा। सेम फॉर्मूला अगर मैं इसके साथ अप्लाई करूं, मतलब 3 कार्बन है तो मैं यहाँ पे 3 लगाऊंगी तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 2 6 + 2 मतलब कितने, 8। तो यहाँ पे भी वो फॉर्मूला आपका मैच हो जाएगा। कार्बन कितने हैं, 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 3 6, और ये 2, मतलब टोटल कितने, 8। राइट, तो मैं यहाँ पे पूरा सीरीज बना सकती हूँ। जैसे कि कार्बन मैंने अगर 1 लिया है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे मेरे, 4। अगर कार्बन 2 लिए तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 6। अगर कार्बन 3 लिए तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 8। अगर 4 लिए तो 4, तो 4 2 8 और 2 मतलब 10 हाइड्रोजन्स। अगर कार्बन मैंने 5 लिए तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 12। एटलीस्ट 5 पता होने चाहिए। द फर्स्ट वन इज मीथेन, 2 कार्बन की चेन के लिए इथेन, 3 कार्बन की चेन के लिए प्रोपेन, 4 कार्बन की चेन के लिए ब्यूटेन, और 5 कार्बन की चेन के लिए पेंटेन। ऐसे एटलीस्ट आपको 10 याद करना है। 6 के लिए हेक्सेन, 7 के लिए हेप्टेन, 8 के लिए ऑक्टेन, 9 के लिए नोनेन एंड 10 के लिए डेकेन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज अबाउट होमोलॉगस सीरीज। क्या होता है होमोलॉगस सीरीज? जैसे अभी हमने देखा था, फर्स्ट था CH4, उसके बाद था C2H6, उसके बाद था C3H8, उसके बाद था C4H10। यहां से यहां पे जब गए तो कितना चेंज आया, एक कार्बन था 2 हो गया, मतलब एक कार्बन बढ़ गया, और कितने हाइड्रोजन बढ़े, 2 हाइड्रोजन बढ़े। यहां से यहाँ पे अगेन एक कार्बन बढ़ा और हाइड्रोजन कितने बढ़े, 2। यहाँ पे भी सेम CH2। मतलब ऐसे इंक्रीज देखने जाओगे तो कैसा है, सेम CH2 का ही इंक्रीज है। ये क्या इंडिकेट करता है, ये जो पूरा है उसे क्या बोलेंगे हम, होमोलॉगस सीरीज, क्योंकि सभी में चेंजेस कितना है, सेम। सीरीज ऑफ कंपाउंड्स व्हिच हैव अ सेम फंक्शनल ग्रुप substituted by the hydrocarbons in a carbon chain is known as homologous series। पूरा ऐसा सीरीज जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी नहीं है, इसे कहेंगे हम अल्केन की होमोलॉगस सीरीज, जिसमें एक के बाद एक के अंदर चेंज कैसा होना चाहिए, सेम क्वांटिटी में होना चाहिए। CH2 का ही चेंज सभी में रहेगा। नेक्स्ट पेज, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स? There are many functional group which are attached with the carbon compounds, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज, उसके यूजेस बहुत चेंज हो जाएंगे, एंड मैक्सिमम कंपाउंड्स आर यूज्ड इन ड्रग्स इंडस्ट्रीज। राइट, जैसे कि फर्स्ट ले लिया हेलोजन ग्रुप, फर्स्ट ले लिया हमने हेलोजन। ओके, द फर्स्ट वन इज हेलोजन। हेलोजन मतलब कौन सा ग्रुप है, क्लोरीन विच इज रिप्रेजेंटेड एज Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन F, और सबसे ऊपर फ्लोरीन। ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो 17 ग्रुप के एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आर कॉमनली नोन एज हेलोजेंस। हेलोजेंस के नेम किस तरीके से IUPAC नेम में लिखे जाते हैं?
अल्केन के अंदर से अगर मैं ANE निकाल दूं और उसकी जगह पे ENE लगा दूं तो वो हो जाएगा अल्कीन, जिसके अंदर होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अगर मैंने 2 कार्बन लिए जिसके बीच में डबल बॉन्ड है, तो फिर ऑलरेडी ये कार्बन के साथ 2 बॉन्ड तो हो चुके हैं, तो मेरे को क्या ड्रॉ करना है, सिर्फ 2 हाइड्रोजन्स, बिकॉज 4 बॉन्ड होने चाहिए। सेम यहाँ पे भी कितने आएंगे, 2 हाइड्रोजन्स। शॉर्ट में लिखे ये कंपाउंड, तो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन्स है, उसके बाद डबल बॉन्ड, दूसरे कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन्स है। सिर्फ 2 कार्बन के लिए अल्केन का नेम क्या था, आगे ही हमने किया था इथेन। वही चीज को अगर डबल बॉन्ड में प्रेजेंट है तो मुझे क्या करना है, सिर्फ ANE निकाल देना है और उसकी जगह पे ENE डालना है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इज इथीन, राइट। सेम वे अगर 3 कार्बन की चेन है और कोई एक जगह पे मैं डबल बॉन्ड लगा रही हूँ, ये कार्बन के पास ऑलरेडी 2 बॉन्ड है तो बचे मेरे 2, इसके पास ऑलरेडी 3 है तो बचा सिर्फ 1, इसके पास 1 है तो बचे 3। ये जो कंपाउंड है अगर 3 कार्बन की चेन होती तो अल्केन में उसका नेम होता है प्रोपेन, जिसमें से ANE निकाल दो तो हो जाएगा ये प्रोपीन, राइट, बिकॉज उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो लास्ट में आएगा ENE। ओके, क्लीन करेंगे। सेकंड देखेंगे अल्काइन, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। अगर 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली इसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन ही बचेगा। 2 कार्बन की चेन के लिए अल्केन का नेम क्या था, अभी हमने देखा था, क्या था, इथेन, जिसमें से हमें ANE निकाल के क्या लगाना है, BNE, तो नेम हो जाएगा इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए BNE। सेम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर 3 कार्बन की चेन है और कोई एक कार्बन के साथ में अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं है बिकॉज ऑलरेडी 4 बॉन्ड हो चुके हैं, इसके पास सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 हाइड्रोजन्स। नेम, अल्केन का नेम क्या होता है 3 कार्बन के लिए, वो भी हमने आगे किया था, विच इज प्रोपेन, जिसमें से ANE निकाल के मुझे क्या अटैच करना है, BNE, दिस इज नोन एज प्रोपाइन। अभी देखेंगे हम जो फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमने बात की अभी हेलोजन ग्रुप, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो सब जो होते हैं वो नेम कहाँ पे लगते हैं, प्रीफिक्स में लगते हैं, नॉट इन सफिक्स, राइट। तो कैसे नेम बनेगा उसका, अगर मेरे पास कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 Cl, क्लोरीन जुड़ा हुआ है 3 कार्बन की चेन के साथ, 3 कार्बन की चेन है या 3 से ज्यादा कार्बन एटम होंगे तो फिर मुझे जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसको नंबरिंग करना पड़ेगा और उसको सबसे लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। दिस इज द रूल टू राइट डाउन द IUPAC नेम्स। तो ये कार्बन हो जाएगा 1, ये 2 और ये 3। फर्स्ट कार्बन के ऊपर क्लोरीन जुड़ा है तो नंबर लिखो, डैश करो, और क्लोरीन के लिए क्या लगेगा, क्लोरो, तो लिख दो यहाँ पे क्लोरो, खत्म इसका काम। बाकी 3 कार्बन की चेन के लिए सिंपल नेम क्या है हमारा, प्रोपेन, तो वही लिख दो 1 क्लोरो प्रोपेन। इसी में थोड़ा वेरिएशन करता है, अगर मेरे पास 3 कार्बन की चेन तो है बट क्लोरीन मिडिल वाले कार्बन के साथ है, नंबरिंग तो यहाँ पे भी मुझे करना पड़ेगा, और बीच वाले कार्बन के साथ जुड़ा है क्लोरीन तो नंबरिंग आएगा मेरा 2 क्लोरो, और 3 कार्बन की चेन के लिए प्रोपेन एज इट इज। तो सिर्फ नंबरिंग की अलग है बट इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी अलग है, यूजेस भी अलग अलग है। So numbering is very important in IUPAC names. Okay. Next अगर बात करें कोई पर्टिकुलर ग्रुप की, जैसे कि अल्कोहल, अल्कोहल के लिए क्या लगता है, ग्रुप में क्या होना चाहिए, OH होना चाहिए, और उसके सफिक्स में क्या लगता है, ऑल। कैसे करेंगे, CH3 CH2OH, तो पहले तो फाइंड आउट करो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, फिर देखो कार्बन की चेन कितनी है, 2 कार्बन की चेन उसके साथ एक OH ग्रुप। OH के लिए लगता है ऑल, 2 कार्बन की चेन का नेम होता है इथेन, ठीक है। इथेन में से अगर मैं लास्ट वाला E निकाल दूं, हर एक ग्रुप, जो भी ग्रुप के नेम पीछे लगे जाते हैं, सफिक्स में लगे जाते हैं, उसमें अल्केन के नेम में से लास्ट वाला E निकल जाता है,
और उसकी जगह पे इसके लिए क्या लगता है, ऑल। तो नेम हो गया उसका इथेनॉल। इथेनॉल में नंबरिंग की जरूरत नहीं है बिकॉज वैसे भी 2 ही कार्बन है, यहां से करोगे तो भी नंबर 1 आएगा, यहां से करोगे तो भी नंबर 1 ही आएगा। बट अगर मेरे पास 3 कार्बन की चेन है तो फिर मुझे OH ग्रुप के लिए नंबरिंग करना पड़ेगा। जहां पे OH ग्रुप जुड़ा है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। सो 1, 2 एंड 3 कार्बन चेन जिसमें फर्स्ट नंबर पे OH है तो 1 नंबर। उसके बाद 3 कार्बन की चेन के लिए प्रोपेन जिसका लास्ट वाला ई नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे लिख दोगे आप ऑल, 1 प्रोपेनॉल। ये जो ग्रुप है वो फंक्शन ग्रुप है, उसका नेम ऑलवेज कहाँ आएगा, सफिक्स में। तो कहाँ पे, कार्बन की चेन के लास्ट में। इसी में थोड़ा वेरिएशन करें तो अगर मेरा OH ग्रुप बीच वाले कार्बन के साथ जुड़ा है तो उसका नेम आएगा क्या, सेम नाम बचेगा। सेकेंड पोजीशन के ऊपर 3 कार्बन की चेन के लिए प्रोपेन जिसके साथ जुड़ा है ऑल, 2 प्रोपेनॉल, राइट। नेक्स्ट ग्रुप ले लेते हैं, जैसे क्या, अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड मतलब कौन सा ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अगर ये कंपाउंड मैंने लिया, बताओ ये कंपाउंड का नेम कैसे बनेगा। 2 कार्बन, ये CH जो CHO ग्रुप जहां पे जुड़ा है वो सबसे आइडेंटिफाई करना है कि ये ग्रुप कहां पे सबसे पहले। उसके बाद क्या करोगे कि ये जो ग्रुप जुड़ा है वहां पे नंबरिंग 1 आएगा और ये नंबर 2, ऑलवेज उसको नंबरिंग 1 ही मिलने वाला है। 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन का नेम होता है इथेन। तो इथेन तो लिख देंगे, लास्ट वाला ई नहीं लिखेंगे। और उसकी जगह पे एल्डिहाइड के लिए क्या लगता है, AL, आल। तो यहाँ पे लगा दो आर, विच इज नोन एज इथेनॉल। सेम वैसे ही अगर मेरे पास कंपाउंड है CH3 CH2 और उसके बाद CHO, जहां पे CHO है वहीं से नंबरिंग करोगे तो नंबर 1, 2, 3 एंड 4 कार्बन की चेन बनेगी। 4 कार्बन के लिए अल्केन का नेम क्या है, ब्यूटेन। तो ये तो रहेगा ब्यूटेन, सिर्फ लास्ट वाला ई निकालना है और उसकी जगह पे आल लगा देना है बिकॉज ग्रुप अल्डिहाइड इज प्रेजेंट। नेक्स्ट ग्रुप लेंगे हम कीटोन। कीटोन कहां पे होता है, C डबल बॉन्ड O, उसके दोनों साइड कार्बन की चेन होनी चाहिए। तो अगर मैंने सिंपलेस्ट कंपाउंड ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और इसके लिए सफिक्स क्या लगता है, ऑन, ONE, ठीक है। 3 कार्बन की चेन के लिए नेम हो जाएगा उसका प्रोपेन। प्रोपेन में से लास्ट ई निकाल दो एंड बिकॉज ऑफ कीटोन इज प्रेजेंट लास्ट में लगा दो ONE, प्रोपेनॉन। सेम अगर 4 कार्बन की चेन है और कहीं पे अगर डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है और बाकी के मैं 3 ऐड कर रही हूँ, 2 और यहाँ पे आएंगे 3, इसका नेम 4 कार्बन की चेन के लिए नेम होता है ब्यूटेन। इसमें से लास्ट ई निकाल दो और उसकी जगह पे लगा दो ऑन, ब्यूटेनॉन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है C डबल बॉन्ड OOH जिसके लिए लगता है नेम के लास्ट में ओइक एसिड। एग्जाम्पल लेंगे जैसे कि CH3 C डबल OH, टोटल 2 कार्बन है तो नेम उसका इथेन, ई निकाल देंगे और इसके लिए क्या लगता है, ओइक एसिड। पूरा नेम साथ में ही लिखना होता है, इथेनोइक एसिड। अगर कंपाउंड है CH3 CH2 C डबल OH, मतलब टोटल 3 कार्बन की चेन, 3 के लिए नेम होता है प्रोपेन, ई निकल जाएगा और उसकी जगह पे ओइक एसिड, राइट। तो दिस आर द नेम्स ऑफ IUPAC। नेम कैसे लिखे जाते हैं और कौन कौन से फंक्शन ग्रुप, कहां पे प्रीफिक्स और कहां पे सफिक्स लगता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की बात करें तो सिंपल एक एग्जांपल लेके बताऊं। जैसे कि लिया मैंने 4 कार्बन की चेन CH3 CH2 CH2 CH3 विच इज नोन एज ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है जिसमें कहीं पे भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी नहीं है, सिंपल अल्केन। फिर मैंने दूसरा कंपाउंड लिया जिसमें 3 कार्बन की चेन बनाई और एक कार्बन को ऐसे नीचे रख दिया।
और बाकी के हाइड्रोजन ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो कितने आएंगे, 3। दिस इज ऑल्सो मेड अप सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, ये ऑलरेडी 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ओनली 1 हाइड्रोजन इज रिमेनिंग। जितने बॉन्ड हो चुके हैं उसके अलावा 4 में से माइनस करके हमको हाइड्रोजन ऐड करना है। ये कंपाउंड का नेम। ये कंपाउंड में ऐसे ऐसे कोई चेन नहीं बनती है, तो चेन कौन सी हमारी, सिर्फ 3 कार्बन की ये हो जाएगी हमारी चेन, और ये हो जाएगा उसके साथ जुड़ा हुआ ग्रुप, जिसे हम ब्रांच भी बोल सकते हैं। 3 कार्बन की चेन के साथ सेकेंड नंबर पे जुड़ा है CH3। ठीक है, अभी ये 2 कंपाउंड का अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, टोटल कितने कार्बन से और टोटल कितने हाइड्रोजन से वो फाइंड आउट करें। कार्बन टोटल कितने हैं, 4। हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 3 + 3 6 7 8 9 10। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करें तो कार्बन तो इसके अंदर भी टोटल 4 है, हाइड्रोजन 3 + 3 + 3 9 और एक ये 10। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसका सेम हो बट फंक्शनल ग्रुप या फिर स्ट्रक्चरल अलग अलग हो स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं आइसोमर्स। Compounds with the identical molecular formula but different structures are called structural isomers. तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, स्ट्रक्चर आइसोमर्स, जिसमें उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग, नेम अलग, यूजेस अलग, प्रॉपर्टीज अलग, एवरीथिंग इज डिफरेंट। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड IUPAC नेम। अभी ये थोड़े एग्जाम्पल्स है जिसके नेम दिए गए, हम फाइंड आउट करेंगे उसके स्ट्रक्चर्स। उल्टा अभी जो किया उसमें से उल्टा। पहले तो नेम में आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। ओइक एसिड इज यूज्ड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है C++OOH। इथेन, इथेन मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन, जिसमें से एक कार्बन तो आपका बन जाएगा ओइक एसिड, मतलब यहाँ पे लगा दो डबल बॉन्ड O and OH। खत्म, जो नाम था वो इंफॉर्मेशन सारी आ चुकी है। अभी जो हाइड्रोजन बच गए वो हमें ऐड करना है। मिडिल कार्बन के साथ तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड हो चुके हैं तो उसके पास कुछ नहीं आने वाला है, बट ये वाले कार्बन के साथ सिर्फ एक बॉन्ड है, तो उसके पास अभी मेरे को 3 हाइड्रोजन ड्रॉ करने पड़ेंगे। शॉर्ट में लिखेंगे तो CH3 और इसको भी शॉर्ट में लिखे तो COOH। So this is a structural formula for ethanoic acid. दूसरा लेते हैं हम, ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमो इज यूज्ड फॉर ब्रोमीन। ब्रोमीन मतलब Br। पेंटेन, पेंट मतलब कितने, 5। तो हम बनाएंगे पहले तो 5 कार्बन की चेन, जिसमें हम जोड़ देंगे ब्रोमीन Br। खत्म, जो इंफॉर्मेशन है वो लिख दी, बाकी के हाइड्रोजन्स। इसके साथ सिर्फ एक बॉन्ड है तो बचे हमारे 3 हाइड्रोजन्स। इसके साथ 2 तो हो चुके तो बचे 2, इसके साथ भी 2 हो चुके तो बचे 2, इसके साथ भी 2 हो चुके बचे 2, इसके साथ भी बचे 2। शॉर्ट में लिखना है तो CH3 CH2 अगेन CH2 अगेन CH2 अगेन CH2 with Br। This is bromopentane। ब्यूटेनॉन, ऑन मतलब कीटोन, और कीटोन मतलब कौन सा ग्रुप है, C++O। ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन्स, 4 कार्बन की चेन। कीटोन ऑलवेज कहाँ पे होता है, 2 कार्बन के बीच में, तो मैं यहाँ पे भी बना सकती हूँ, यहाँ पे भी, आपको जैसे भी लिखना है लिख सकते हो, दैट इज सेम थिंग। ये वाले कार्बन के साथ तो 4 बॉन्ड हो चुके हैं तो इसके साथ बचे 3, इसके साथ 2 हो चुके हैं तो बचे 2, यहाँ पे एक सिर्फ एक है तो बचे 3, तो ये हो गया ब्यूटेनॉन। हेक्सेनाल, आल इज यूज्ड फॉर अल्डिहाइड। अल्डिहाइड मतलब कौन सा ग्रुप, CHO। कितने कार्बन, हेक्स मतलब 6 कार्बन की चेन, तो 1 2 3 4 5 and 6, जिसमें CHO लास्ट वाले कार्बन को बना दो,
और बाकी हर जगह पे जो भी बच गए 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 बचे, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेड एज C डबल बॉन्ड OH। तो कार्बन के 4 बॉन्ड ऑलरेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट इज प्रोपीन। प्रोपीन इन is used for double bond, prop is used for 3 कार्बन चेन, जिसमें कोई भी एक जगह पे आप डबल बॉन्ड लगा सकते हो, यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ। इसके साथ डबल बॉन्ड है, मतलब बाकी के रह गए 2 हाइड्रोजन, इसके साथ ऑलरेडी 3 है तो बचा सिर्फ 1, इसके पास 1 है तो बचे टोटल 3। तो CH2 डबल बॉन्ड, इसके साथ 1 हाइड्रोजन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन, तो ये हो गया प्रोपीन। Next is propane. YNE is used for triple bond. प्रोप मतलब 3 कार्बन की चेन जिसमें कहीं एक पे एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। 3 बॉन्ड हो चुके तो 1 बाकी, इसके तो ऑलरेडी 4 हो चुके और यहाँ पे 3 बाकी, ये हो गया प्रोपाइन। So our next topic is chemical properties of carbon compounds. Right? कार्बन कंपाउंड्स में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? कार्बन क्यों 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, उसकी वैलेंसी क्यों 4 है। वैसे तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, बट वो 4 ना इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना गेन करता है, वो क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वाई? 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी उसको देनी पड़ेगी विच इज़ नॉट पॉसिबल, और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए उसको पॉजिटिव चार्ज कम पड़ रहा है तो होल्ड ऑन करने के लिए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या कर रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऑल आर पॉसिबल। वो भी उसके एग्जांपल्स भी हमने देखे आगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 2 हाइड्रोजन तो उसके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, 2 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, 2 नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ओके तो फिर उस हमने किया था कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। सो कार्बन कंपाउंड जो है वो ज्यादातर कौन से टाइप के? कार्बन इज अ पर्टिकुलर एलिमेंट इज आल्सो नोन एज वर्सेटाइल एलिमेंट। क्यों वर्सेटाइल? बिकॉज वो और एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, खुद के साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, बाकी एलिमेंट्स के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन भी कर सकता है। राइट? उसके बाद देखा था हमने उसके कंपाउंड किस तरीके से नेम्स लिखे जाते हैं। जैसे सिंपल अल्केन्स की बात करें तो अल्केन के एटलीस्ट आपको 10 नेम तो आने चाहिए। कार्बन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उसके नेम्स पता होने चाहिए। 1 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दैट इज CH4 जिसका नेम है मिथेन, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। राइट? ओके फिर देखिए उसके फंक्शनल ग्रुप्स। अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, aldehyde, ketone and alkene and alkyne. Right? So next is about chemical properties of carbon compounds. So first one is combustion. What is meaning of combustion? Combustion मतलब in the presence of oxygen burning होना। जब बर्न करते कोई भी चीज को तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है। विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज नोन एज कंबक्शन। कार्बन के साथ अगर मैंने O2 ऐड किया तो ऑलवेज क्या बनेगा? CO2 ऑब्वियसली, और हीट और लाइट लिबरेट होगी। सेम CH4। मीथेन की बात करें तो मीथेन इज अ गुड फ्यूल। उसके अंदर अगर मैंने ऑक्सीजन ऐड किया तो वो CO2 और H2O तो बनाता ही है। जो अगर हम व्हीकल की बात करें तो उसमें से जो धुआं निकलता है उसमें से क्या निकलता है? CO2 एंड H2। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इट रिलीजेस हीट एंड लाइट। ये जो हीट और लाइट निकलती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जिससे हम यूज करते हैं व्हीकल को चलाने के लिए। सेम वे जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाए, अगर मैंने CH4 की जगह पे, CH4 इज अ मीथेन, उसकी जगह पे अगर मैंने इथेन ले लिया, इथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फिर कार्बन अगर मैंने 2 लिए तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 6। अगर उसके अंदर मैंने ऑक्सीजन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ O2, इट्स आल्सो ऑलवेज गिव CO2 एंड H2O। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, कार्बन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 लेने पड़ेंगे। 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 6 करने के लिए यहाँ पे 3, 3 2 जा 6। ऑक्सीजन की बात करें तो 2 2 जा 4 और ये 3, मतलब टोटल हो गए 7। यहाँ पे 7 को बैलेंस करने के लिए मुझे 7/2 लेना पड़ेगा। राइट? सो ऐसे हम कोई भी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल को लेके भी ये रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे कि थर्ड अल्कोहल के साथ वाला रिएक्शन दिया हुआ है।
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड, ये भी हमने आगे देखा था, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, सारे ही सिंगल बॉन्ड, मतलब अल्केन, दे ऑल आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न विद द क्लियर ब्लू फ्लेम इन द प्रेजेंस ऑफ सिग्निफिकेंट ऑक्सीजन. मतलब अगर क्लियर ब्लू फ्लेम निकलेगी उसके अंदर से, अगर मैंने सफिशिएंट अमाउंट ऑक्सीजन को अगर मिल गया उसको, तो ब्लू फ्लेम से बर्न होगा. तो हमें देखने से पता चले सकता है. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न विद द येलो फ्लेम एंड सिग्निफिकेंट स्मोक उसमें से क्रिएट होगा, धुआं निकलेगा, क्योंकि उसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ऑलरेडी है. ओके, नेक्स्ट इज अबाउट लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर. अगर वो कंप्लीट कंबक्शन नहीं हुआ, इनकम्प्लीट कंबक्शन हुआ, जैसे कि सिंपल एग्जांपल ले लो, व्हीकल्स की बात करें अगर, तो व्हीकल जब नया होता है एटलीस्ट अप टू 15 ईयर्स, तो व्हीकल आपका चल सकता है. वो गवर्नमेंट ने बोला है कि आफ्टर 15 ईयर्स योर व्हीकल इज नॉट गुड इनफ टू ड्राइव, तो उसको क्या करना पड़ता है, हमें स्क्रैप में देना पड़ता है, राइट. तो क्यों ऐसा है, बिकॉज वो इंजन इतना पुराना हो चुका है कि उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है उसको बर्न होने के लिए. सो इनकम्प्लीट कंबक्शन में ऑक्सीजन कम पड़ता है, तब मेन इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट क्रिएट होता है, दैट इज कार्बन. लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर रिजल्ट इन द इनकम्प्लीट कंबक्शन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिविंग अ सूटी फ्लेम. मतलब इसका क्या रिएक्शन हो जाएगा, हमारा इक्वेशन लिखने जाए तो सूटी फ्लेम मतलब क्या, कार्बन का धुआं निकलेगा उसमें से काफी ज्यादा. तो अगर मैंने कोई कंपाउंड ले लिया, जैसे कि आगे लिया था CH4, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब पूर्ता नहीं मिल रहा है उसको ऑक्सीजन, तो वो CO2 गैस लिबरेट नहीं करता, वो क्या लिबरेट करता है, कार्बन प्लस वाटर. कार्बन मतलब इन अ सॉलिड फॉर्म, वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो धुएं के साथ ऊपर चले जाते हैं, जो अगर ब्रीदिंग में जाएंगे तो हमें डिफिकल्टी होगी, दैट इज द बिगेस्ट पॉल्यूटेंट. तो इसीलिए PUC निकाला जाता है, विच इज नोन एज पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, जो क्या करता है कि हमें बताता है कि हमारा व्हीकल कितना पुराना है, हमारा इंजन कितना पुराना है, तो आप यूज कर सकते हो, उसका कंप्लीट कंबक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट. इसको अगर इक्वेशन को बैलेंस किया जाए तो कार्बन ऑलरेडी दोनों दो साइड है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे मुझे 2 करने पड़ेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे भी 2, हो गया बैलेंस्ड. ठीक है. Fuels such as coal and the petroleum have some amount of nitrogen and sulfur. Fuel के अंदर थोड़ा बहुत नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट होता है. So as a result of combustion, the oxides of sulfur and nitrogen are also produced, which are major pollutants in environment. थोड़ा बहुत तो होता ही है उसके अंदर. जब उसका कंप्लीट कंबक्शन नहीं होगा, इनकम्प्लीट होगा, तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर भी बनेंगे और नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड फॉर्मेशन होंगे, जैसे कि NO, सल्फर का हो जाएगा SO2, जो इवोपरेट होके एटमॉस्फेयर में जाएंगे, तो इट्स हार्मफुल फॉर आवर बॉडी आल्सो. Gas stove used at home has a inlet for air so that the sufficiently oxygen rich mixture is burned to give a clear blue flame. तो हमारे घर पे जो आता है गैस, वो गैस क्या है, ब्यूटेन, मतलब 4 कार्बन की चेन, राइट. सो ब्यूटेन का जब कंप्लीट कंबक्शन होगा, तब हमें जो गैस का लाइट का कलर मिलेगा वो क्या होगा, ब्लू. अभी हमने जैसे पढ़ा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब बर्न होता है तो उसका ब्लू फ्लेम मिलता है. अगर आपको ब्लू फ्लेम नहीं मिल रही है और काला धुआं उसमें से निकल रहा है, दैट इंडिकेट के उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़े, तो गैस का जो ऊपर का होता है ना, गैस का लीड, वो लीड के अंदर होल्स होते हैं जहां से गैस निकलता है और जहां से हम फ्लेम ऑन करते हैं. वो होल जब भर जाता है, राइट, कुछ भी उसके अंदर गंदा भर चुका है या कुछ भी, तो वो खराब हो जाता है, तो उसको क्लीन करना पड़ता है, तो उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगा और तभी वो कंप्लीटली सही से वर्क कर पाएगा. ओके, नेक्स्ट इक्वेशन लिखा है ऑक्सीडेशन. व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो हम आगे वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं. ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. तो सेम चीज यहाँ पे, ये क्या लिया है, अल्कोहल. अल्कोहल कौन सा अल्कोहल है, ये अभी IUPAC नेम किया था आगे, उसके अकॉर्डिंग अगर देखे तो CH3CH2OH. OH मतलब अल्कोहल, अल्कोहल के नेम के लास्ट में क्या लगता है, ऑल. और ये 2 कार्बन की चेन के लिए नेम क्या होता है, इथेन. इथेन में लास्ट वाला ई निकाल दिया और उसकी जगह पे ऑल लगा दिया, सो दिस इज नोन एज इथेनॉल. इथेनॉल का क्या किया है, अल्कलाइन KMnO4 ऑन हीटिंग. Alkaline KMnO4 and acidified K2Cr2O7 is a oxidizing agent, जिससे ऑक्सीडेशन होना इजी हो जाएगा. एंड हीटिंग करोगे तो क्या बन गया, एक ऑक्सीजन
एक्स्ट्रा ऐड हो गया और एक हाइड्रोजन निकल गया और बन गया CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड? COOH कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लगता है? ओइक एसिड। इसमें भी टोटल 2 कार्बन है, तो आगे क्या आ जाएगा? इथेन। लास्ट ई निकाल दिया, बन गया इथेनोइक एसिड। Alkaline potassium permanganate, KMnO4. Name of KMnO4 is potassium permanganate. Or acidified potassium dichromate, K2Cr2O7 is a potassium dichromate, are oxidizing alcohol to acid, hence they are known as oxidizing agent. Right? What is the name of KMnO4? Potassium permanganate. And what is the name of K2Cr2O7? Potassium dichromate. Both are good oxidizing agent, strong oxidizing agent in the presence of alkaline and acidic medium. So this is about oxidation. Next is about addition reaction. Now what is meaning of addition reaction? कुछ ऐड कर रहे हैं हम, उसमें से कोई एलिमेंट निकलता नहीं है, सिर्फ बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एलिमेंट हमारे जुड़ जाएंगे. So addition of elements is always a addition reaction. Addition reaction is किसमें हो सकता है एडिशन रिएक्शन? ओनली फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स? जिसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो. ओके, सो ये कंपाउंड लिया मैंने, C डबल बॉन्ड C. R का मतलब होता है कोई भी उसके साथ कार्बन की चेन जुड़ी हुई है, एक कार्बन, 2 कार्बन, कहीं भी अलग अलग कार्बन की चेन भी हो सकती है, बट हमारे कंपाउंड में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना चाहिए. दैट मीन्स हमारे पास क्या होना चाहिए? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होना चाहिए. रिएक्शन विद निकल एज अ कैटलिस्ट. निकल को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Ni इन द प्रेजेंस ऑफ H2. दिस इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, बिकॉज हम यहाँ पे हाइड्रोजन्स ऐड कर रहे हैं. H2 में से एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा और ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा. सो वी गेट दिस कंपाउंड. एक एक हाइड्रोजन जुड़ गया और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एडेड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज. ये निकल की जगह पे आप पैलेडियम भी यूज कर सकते हो. पैलेडियम मतलब शॉर्ट में लिखोगे तो PD, एंड निकल के लिए Ni. टू गिव अ सैचुरेटेड, पहले वो अनसैचुरेटेड था बिकॉज उसके अंदर डबल बॉन्ड था, दोनों जगह पे हाइड्रोजन जुड़ गया, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है, तो क्या बोलेंगे हम? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने की प्रोसेस ये है जिसे हम बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन. Catalysts are substances that cause a reaction to occur in the process the different rate without itself being affected. What is meaning of catalyst? ये जो हमने बोला अभी कि हमने यूज किया इसके अंदर निकल और पैलेडियम, वो क्यों यूज किया? बिकॉज दे आर यूज एज अ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना, ना कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना. वो जैसा है, जितनी क्वांटिटी में ऐड किया, लास्ट में हमें वापस मिल जाएगा. हाइड्रोजिनेशन ऑफ, सेम अभी जो मैंने वर्ड यूज किया था, व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन? बिकॉज हमने हाइड्रोजन को उसमें ऐड किया गया. हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग निकल कैटलिस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन. वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजिनेशन किया जाता है, राइट, क्योंकि उसके अंदर भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. एनिमल फैट जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ. एनिमल फैट के अंदर जो भी, एनिमल फैट की बात करें तो जो भी नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो सब की बात है, तो वो हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ. क्यों? क्योंकि अंदर जो ऑयल है वो कैसा है? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है. ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी चूजन फॉर कुकिंग. अनसैचुरेटेड होना चाहिए. क्यों अनसैचुरेटेड होना चाहिए? बिकॉज जब उसके अंदर डबल बॉन्ड होगा तब वो इजीली रिएक्शन कर पाएगा. Okay, so our next point is substitution reaction. Now what is the meaning of substitution reaction? कोई एक एलिमेंट को निकालो और उसकी जगह पे और कोई एलिमेंट को जोड़ो, that is called substitution reaction. Okay, so for example CH4, for example CH4 के अंदर, CH4 का नेम क्या है? पहले तो मीथेन, राइट. मीथेन में कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन्स जुड़े हुए हैं और वो चारों बॉन्ड्स कौन से हैं? सिंगल बॉन्ड्स. जब उसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ होता है, ये वाला हाइड्रोजन, कोई भी एक हाइड्रोजन वहां से निकलता है, वहां पे क्लोरीन जुड़ जाता है और ये दूसरा जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ के HCl फॉर्मेशन कर देता है.
बट अवर मेन कंपाउंड इज क्या बचा, CH3 के साथ क्या जुड़ गया, क्लोरीन. दिस रिएक्शन इज ओनली कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ऐसे रिएक्शन अपने आप नहीं हो सकता है बिकॉज इट्स ओनली सिग्मा सिंगल बॉन्ड इजिली ब्रेकेबल नहीं होता, राइट. डबल बॉन्ड होगा तो इजिली ब्रेक हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड इजिली ब्रेक नहीं होता, तो उसके लिए हमें सनलाइट प्रेजेंस देना पड़ेगा. Substitution reaction is a chemical process in which one functional group in a compound is exchanged with the another functional group. यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया और उसकी जगह पे Cl ने ले लिया. That is called substitution reaction. Some important carbon compounds. कार्बन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, जैसे कि अगर बात करें जो बेसिक कंपाउंड्स ज्यादातर डेली लाइफ में यूज भी किए जाते हो, राइट. जैसे कि इथेनॉल. इथेनॉल इज वाइडली यूज्ड किस जगह पे और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से उसका यूज किया जाता है. प्रॉपर्टीज इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, राइट. इट इज यूज्ड इन अ मेडिसिन सच एज टिंक्चर, आयोडीन, कफ सिरप एंड मैनी टॉनिक्स बिकॉज इट इज गुड सॉल्वेंट. इजीली बाकी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उसके अंदर हम डिजोल्व कर सकते हैं, इसीलिए उसको यूज किया जाता है एज अ सॉल्वेंट. तो इजीली हम एज अ मेडिसिन पर्पज में सिरप वगैरह में क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल्स को हमें लिक्विफाई करना होता है और सिरप बनानी है, तो उसके लिए एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है. मेडिसिन पर्पज भी है. टिंक्चर आयोडीन का मतलब भी वही है, इट्स यूज्ड एज फॉर अ एंटीसेप्टिक. इट इज सॉल्युबल इन वाटर, वाटर सॉल्युबल भी है. रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल, कौन कौन से रिएक्शन दे सकता है वो. रिएक्शन विद सोडियम, मेटल के साथ रिएक्शन अगर इथेनॉल का करोगे, as ethanol is acidic in nature, इथेनॉल का OH ग्रुप का जो हाइड्रोजन है वो सोडियम से रिप्लेस हो जाएगा और ये से जो बहुत सारे हाइड्रोजन्स बनेंगे वो H2 गैस में लिबरेट हो जाएंगे, राइट. सो दिस इज ऑल्सो रिएक्शन ऑफ सोडियम, रिएक्शन विद द सोडियम. सेकेंड, रिएक्शन टू गिव अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अभी क्या करना है, अल्कोहल में से जो कार्बन के साथ OH ग्रुप है वो निकलेगा और उसके नेक्स्ट कार्बन में से यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दो. अगर दोनों में से एक एक एलिमेंट निकल जाएगा तो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा. सो वी गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड वाटर इज लिबरेटेड. वाटर को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, एक तो गर्म और उसके अंदर ऐड करना है हमें एसिड. तो यहाँ पे किया है उसको हॉट in the presence of concentrated H2SO4. This reaction is carried out at 443 Kelvin temperature and sulfuric acid is used for this reaction. काफी ज्यादा टेम्परेचर की उसको जरूरत पड़ती है तब जाके रिएक्शन पॉसिबल होता है. सेकेंड कंपाउंड इज इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड इज अ एसिडिक एसिड. प्रॉपर्टीज क्या है, 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर. जो पिकल वगैरह में यूज करता है, पिकल हो या सॉस हो, राइट, उसके अंदर विनेगर ऐड करने से उसकी लाइफ टाइम ज्यादा हो जाती है. दैट मीन्स यूज एज अ प्रिजर्वेटिव, राइट. मेल्टिंग पॉइंट इज 290 केल्विन एंड हेंस इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग द विंटर. विंटर में वो फ्रीज हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन है. सो इसे क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिडिक एसिड भी कहते हैं बिकॉज वो इमीडिएट फ्रीज हो जाता है, जल्दी फ्रीज हो जाता है. दे आर एसिडिक इन नेचर बट दे आर वीक एसिड कंपेयर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड. उतना ज्यादा एसिडिक नहीं है, ये आगे भी हमने किया था. HCl इज हाईली एसिडिक कंपेयर टू एसिडिक एसिड. रिएक्शन एस्टरिफिकेशन. एस्टरिफिकेशन क्या होता है वो, अगर मैंने लिया CH3COOH दैट मीन्स एसिड और उसके अंदर ऐड कर दिया CH3OH मतलब अल्कोहल, तो वो क्या करेगा, यहाँ से OH ग्रुप और यहाँ से हाइड्रोजन, तो क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल. जहाँ से हमने ब्रेक किया है वहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे. तो CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ से मैंने ब्रेक कर दिया था और यहाँ से ब्रेक किया है, वहाँ से जहाँ से ब्रेक किया वहाँ से जोड़ दो तो ये बन गया कंपाउंड C डबल बॉन्ड OO. दिस ग्रुप इज नोन एज एस्टर, सो दिस इज नोन एज एस्टरिफिकेशन. Esters are sweet smelling substance used for making perfumes and flavoring agents. क्योंकि वो अच्छे स्वीट होते हैं, स्मेल बहुत अच्छी है. On treatment with the sodium hydroxide, back reaction is carried out which is known as saponification because it is used in the preparation of soap.
यहाँ से यहाँ पे आने के लिए एसिड यूज किया, तो यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़े, बेस। अगर एस्टर का रिएक्शन बेस के साथ करोगे तो वापस से एसिड और इथेनॉल अल्कोहल वापस मिल जाएगा। ये जो बैक रिएक्शन है उसे सेपोनिफिकेशन भी कहते हैं, बिकॉज वो किसके अंदर होता है, सोप के प्रिपरेशन में सेम मेथड होती है एस्टर का अपोजिट। सो एज एसिड एंड अल्कोहल मिलके बनता है एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एस्टर के अंदर अगर मैंने बेस ऐड कर दिया तो वापस से बैक रिएक्शन हो जाएगा और अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वापस मिल जाएगा, राइट। दिस रिएक्शन इज नोन एज सेपोनिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट रिएक्शन विद बेस। वही दिया हुआ है अभी जो मैंने बोला कि बेस के साथ रिएक्शन करोगे एसिड का भी पॉसिबल है। रिएक्शन विद बेस, बिकॉज इट इज एसिड, अगर मैंने बेस के साथ रिएक्शन करवाया तो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। OH H निकल जाएगा और ये जो सोडियम है इसके साथ जुड़ जाएगा। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स, किसका कार्बोनेट दिया है यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और हाइड्रोजन कार्बोनेट। सेम टाइप ऑफ रिएक्शन ऊपर जो किया है वैसे ही, बिकॉज इट इज बेस, एसिड बेस रिएक्शन होके वापस से क्या मिल गया, सेम सॉल्ट, और यहाँ पे लिबरेट क्या होगा, वाटर एंड CO2 गैस इज लिबरेटेड बिकॉज हमने यहाँ पे कार्बोनेट्स यूज किए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सोप्स एंड डिटर्जेंट। क्या होता है सोप्स एंड डिटर्जेंट, जो हम घर पे यूज करते हैं, साबुन वगैरह, राइट। साबुन जो है वो किस तरीके से काम करता है, वो अगर कोई कपड़ा है उसके ऊपर ऑयल लग गया, वो ऑयल को निकालने के लिए हम सिंपल सोप अगर यूज करें, राइट, तो सोप्स क्या करता है, सोप जो है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक? हाइड्रोफोबिक मतलब फोबिया है उसको पानी का, हाइड्रोफिलिक मतलब उसको पानी पसंद है, राइट। तो दो पार्ट है सोप के, उसके अंदर जो कार्बन की कंपाउंड है उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। एक होती है कार्बन की चेन जिसके एंड में होता है आयनिक कंपाउंड। जो आयनिक ग्रुप है वो वाटर को लव करता है, मतलब वो वाटर लविंग है, उसे क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोफिलिक। और कार्बन की चेन जो है वो हाइड्रोफोबिक होती है, वो उससे दूर भागती है। तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो किसके साथ अट्रैक्ट करेगा, वो ऑयल के पार्टिकल के साथ अट्रैक्ट करेगा और वहां पे जाके जुड़ जाएगा उसके आसपास। तो उसके आसपास सारे ऐसे रिंग फॉर्मेशन जैसा बना दिया, पूरा ऐसे सर्कल में जुड़ गए सारे मॉलिक्यूल्स, दैट इज नोन एज मिशेल फॉर्मेशन। सोप्स कंसिस्ट ऑफ, सोप्स किससे बनता है, सबसे पहले वो सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम मतलब Na, पोटेशियम मतलब K, सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। लॉन्ग चेन होती है ऐसी कार्बोक्सिलिक एसिड की जिसके एंड में आप देखोगे COO माइनस, सोडियम Na प्लस हो सकता है या तो फिर K प्लस भी हो सकता है। दिस इज नोन एज स्ट्रक्चर ऑफ सोप। द आयोनिक एंड, दिस इज आयोनिक एंड जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, ऑफ सोप डिसॉल्व्स इन वाटर while the carbon chain dissolves in oil। ये किस में डिसॉल्व होगी, ऑयल के अंदर और ये वाटर के अंदर। सोप मॉलिक्यूल्स thus form a structure called मिशेल। तो जब ये अगर मेरा एक छोटा सा ऑयल का दाग लग गया है कपड़े के ऊपर, जैसे मैं सोप ऐड करूंगी, सोप के अंदर से जो ये कार्बन की चेन वाला पार्ट है वो इसके साथ इस तरीके से हर एक जगह से जुड़ जाएगा और इसके सभी के एंड में क्या है, CO माइनस Na प्लस CO माइनस Na प्लस, वो वाटर के अंदर जुड़ जाएगा क्योंकि वो आयोनिक पार्ट है। और ये जो ऐसे पूरा सर्कल बन गया जिसे हम क्या कहेंगे, मिशेल फॉर्मेशन। इन मिशेल्स one end is oriented towards the oil droplet while the other will be ionic phases outside। ionic part जो है वो outside रहेगा जैसे कि यहाँ पे, और जो कार्बनिक की चेन वाला पार्ट है वो जाएगा अंदर की साइड। Michels remain in the solution as a colloidal, preventing them from coming together and precipitating due to ion-ion repulsion। मतलब ये क्या करेगा, मिशेल जो है वो इस तरीके से जुड़ के अलग से ऐसे कोलोइडल फॉर्म करेगा और धीरे 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 नीचे बैठ जाएगा। सोप मिशेल्स आर लार्ज इनफ टू स्कैटर्ड लाइट। सोप मिशेल का जो पूरा सोल्यूशन है
वो इजीली लाइट को स्कैटर कर सकता है बिकॉज इट इज अ कॉलॉइडल सोल्यूशन। वो हमने भी आगे 9th में आप पढ़ चुके हो, कॉलॉइडल सोल्यूशन के अंदर से इजीली जा सकता है। कॉलॉइडल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सिंपल एग्जांपल बताओ तो मिल्क प्लस वाटर। मिल्क प्लस वाटर में हमें थोड़ी देर के बाद मिल्क वापस से नीचे बैठ गया वैसा दिखता नहीं है, राइट? क्यों नहीं दिखता? बिकॉज मिल्क के जो पार्टिकल्स है वो वाटर के अंदर सब में स्प्रेड हो चुके हैं और इतने छोटे पार्टिकल्स हैं जो सेटल डाउन भी होते नहीं है और ना ही मिल्क वाटर में डिजॉल्व होता है। दैट मीन्स कि उसके पार्टिकल्स उसके अंदर ही घूमते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉलॉइडल सोल्यूशन। सेम थिंग यहाँ पे मिशेल फॉर्मेशन होके उसके मॉलिक्यूल अंदर के अंदर ही घूमते रहेंगे जब तक मैं उसके अंदर पानी नहीं ऐड करूंगी, वॉश आउट नहीं होंगे। तो सॉल्यूशन बिकम्स अपीयर क्लाउडी, दिखाई देगा बिकॉज हमने उसके अंदर मिशेल फॉर्मेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट इज अबाउट डिटर्जेंट। अभी सोप तो है, उससे तो कपड़े धो ही रहे हैं, तो फिर डिटर्जेंट की क्या जरूरत है? सोप सॉल्यूशन हर जगह पे काम नहीं करता है। सोप क्यों? देयर आर टू टाइप ऑफ वाटर्स, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। अगर सॉफ्ट वाटर, डिफरेंस क्या है दोनों में? सबसे पहले तो सॉफ्ट वाटर के अंदर सोडियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स बहुत ही कम होते हैं जबकि हार्ड वाटर में बहुत ज्यादा होते हैं। सिंपल एग्जांपल बताऊं तो घर पे भी अगर आपने कभी यूज किया है और पानी के अंदर अगर आपने कपड़े वपड़े धोए तो कैसा होता है, पानी के अंदर जैसे ही हम साबुन डिजोल्व करेंगे, ड्राई करेंगे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो डिजोल्व ही नहीं हो रहा, जल्दी से डिजोल्व ही नहीं हो रहा और फोम क्रिएट नहीं कर पा रहा, राइट? तो फोम क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि वो हार्ड वाटर है, उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट है जो सोप मॉलिक्यूल के जो सोडियम और पोटेशियम का पार्ट था उसको रिप्लेस करके उसके साथ जुड़ गया कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो उसके प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं, व्हाइट व्हाइट कलर का, नीचे पाउडर जैसा बन जाता है, बट फोम क्रिएट नहीं हो पाता। अगर फोम क्रिएट नहीं हो पाएगा तो हम कपड़े धोएंगे कैसे? इसलिए उसकी जगह पे जो ग्रुप था हमारा COO- Na+ एंड K+, उसकी जगह पे ग्रुप को चेंज करके हमने बनाया डिटर्जेंट। डिटर्जेंट की वजह से हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर की तरह ही काम करता है, वो इजीली फोम क्रिएट कर सकता है। Hard water refers to a water with a high salt content, particularly calcium and magnesium. Calcium, that means Ca, magnesium matlab Mg. When soap's molecules react with these salts, gives precipitate which is known as clump. जो white color के precipitate होते हैं उसे clump कहते हैं. This problem is overcome by using another class of compound called detergents as a cleaning agent. Detergents are generally sodium salts of sulfonic acid and ammonium salts of chlorides and bromides. Sodium salts of sulfonic acid and ammonium matlab NH4, ammonium salts of chlorides and bromides. Both have a long carbon chain. Long carbon की chain तो है ही उसके अंदर भी, बट लास्ट में जो उसके अंदर COO- था उसी जगह पे यहाँ पे सल्फोनिक एसिड मतलब SO3H ग्रुप जुड़ा है। This charge ends of these compounds do not form precipitates with the calcium and magnesium. सोडियम और पोटेशियम था तो वो रिप्लेस हो रहा था, यहाँ पे सल्फेट आयन है जो रिप्लेस नहीं होते। And a magnesium ion so that becomes effective in a hard water. Used to make शैम्पू, ज्यादातर शैम्पू में और क्लीनिंग पर्पस के लिए, क्लोथ क्लीनिंग पर्पस के लिए डिटर्जेंट्स यूज किए जाते हैं। ओके, डन।